डायरेक्ट डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी जरूरी है। 3 कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी हमें जरूरी है। कौन कौन से? परसेंटेज, रेशो एंड एवरेज। ठीक है जी, ये 3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। प्लीज बातें बंद रखिए और जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आप लोगों को फोकस करना है। 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे, 7, 8, 10 दिन तक इसको कवर करेंगे, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको सवाल पेपर में मैथ का भी इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन भी इससे कवर हो रहा है और आप लोगों का जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो तो सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है जी, तो उसमें हमें सबसे पहले परसेंटेज को फोकस करना है, क्योंकि परसेंटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इन तीनों को भी आपस में कंपेयर करूं, एवरेज, रेशो और परसेंटेज को भी, तो उसमें भी परसेंटेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम परसेंटेज को ही शुरू करने वाले हैं। 3 क्लासेस होंगी परसेंटेज की। हम मोर देन सफिशिएंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो परसेंटेज के कवर करेंगे, जितने आप लोगों को एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ठीक है, अब यहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई मैथ का सेपरेट कोर्स है कि हम 10-10 घंटे 12-12 घंटे परसेंटेज को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। जितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जितना आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। सो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज व्हाट वी कॉल परसेंटेज। परसेंटेज। अब जब हम बात करते हैं परसेंट की, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 है ना। परसेंटेज का मतलब होता है पर प्लस सेंट। जब कोई चीज 100 के साथ कंपैरिजन में बताई जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल परसेंटेज। जैसे आप स्कूल टाइम पर पढ़ते थे, आपके 500 में से 250 नंबर आते ओवरऑल, तो आप क्या बोलते हो कि हमें 50% नंबर आए, हमारी एवरेज है वो 50% आए। इस 50% का मतलब क्या कि अगर 100 बेस होगा तो आपने हर सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने नंबर लिए हैं? आपने हर सब्जेक्ट के अंदर 50 नंबर लिए। ठीक है जी, सिंपल मीनिंग। सिंपल मीनिंग परसेंटेज का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज को 100 के पॉइंट से दिखाते हैं, 100 के पॉइंट से क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूं 20%। 20% का मतलब क्या हुआ? 100 का 20/100। अगर मैं लिख रहा हूं 25%, तो मतलब 25 किसका? 100 का। अगर मैं लिख रहा हूं 40%, तो मतलब 40 किसका? 100 का। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? सिंपल कंसेप्ट, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे आपने सब चीजों को पढ़ा हुआ है। देखो, जिस क्लास को मैं आपको बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊंगा, जिस क्लास को बोर्ड पे लिख के पढ़ाया जाएगा, उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें लिख रहा हूं तो मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी सब कुछ नोट डाउन करोगे। तो आज की क्लास की पीडीएफ मैं नहीं दूंगा। रीजन, क्योंकि मैं सब कुछ लिख रहा हूं, तो आपको इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। मेरे को बार बार मत बोलना सर इसकी पीडीएफ, उसकी पीडीएफ। जो क्लास पीपीटी के थ्रू होगी उसकी पीडीएफ मिलेगी, जो चीजें मैं लिख रहा हूं उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके नोट्स बनाने हैं आपको। अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि परसेंटेज पे ही आप लोगों का पूरा मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो टिका हुआ है। तो मीनिंग समझ आ गया? परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी चीज को 100 से डिनोट करते हैं, 100 के कंपैरिजन में डिनोट करते हैं, तो उसको बोला जाता है परसेंटेज। उसको क्या बोला जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल परसेंटेज। क्लियर? अब हम एक एक करके परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कवर करेंगे और उसके हिसाब से हम अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अभी हमने सिर्फ परसेंटेज का मीनिंग समझा। ठीक है, मैं तब तक एक स्लाइड निकाल लूं ताकि मुझे याद रहे कि मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है, नहीं तो फिर मैं खुद भूल जाऊंगा। 1 सेकंड का टाइम दो बस।
आइए, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को समझना है वो क्या है, परसेंटेज और फ्रैक्शन का। किसका? परसेंटेज और फ्रैक्शन का। अब ये परसेंटेज और फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, फ्रैक्शन का मतलब हुआ जब हम किसी चीज को एक से डिनोट करते हैं, जिसको हम एक से, किसी का बेस अगर एक है तो उसको बोल देते हैं फ्रैक्शन, किसी का बेस अगर 100% है तो उसको बोल दिया जाता है परसेंटेज। तो मतलब जब किसी चीज को 100% के कंपैरिजन लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है परसेंटेज, और जब किसी को एक के बेस पे लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है फ्रैक्शन, उसको बोला जाता है फ्रैक्शन। सिंपल बात। अब आपको एक बात समझ लेनी है कि जो परसेंटेज होती है वही फ्रैक्शन होती है, या जो फ्रैक्शन होता है वही परसेंटेज होता है। परसेंटेज की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप अपने हिसाब से परसेंटेज के साथ काफी सारी चीजें कर सकते हो, जो मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा, जो काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर आप लोगों ने यह समझना है कि परसेंटेज के अंदर अगर कोई चीज 100% है तो फ्रैक्शन के अंदर वो चीज एक है, तो इसका मतलब परसेंटेज और फ्रैक्शन आपस में बराबर है, तो 100% का मतलब फ्रैक्शन के एक जैसा है। क्लियर? अब स्कूल टाइम पर आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जी 100% होता है एक के बराबर, 100% होता है एक के बराबर, और 50% होता है 1/2 के बराबर। स्कूल टाइम पे आप लोगों को यह चीज पढ़ाई गई होगी, सबने पढ़ी है, लेकिन इसका जो लॉजिक है वो शायद आपको नहीं बताया होगा। आज मैं उसका लॉजिक आपको बताऊंगा ताकि आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच जो संबंध है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? अब हम दो बेस वैल्यू लेके चलते हैं, ध्यान से सब कुछ नोट डाउन करते जाइए। यहां पर मैं लिख रहा हूं परसेंटेज, ये किसकी लाइन है? ये परसेंटेज की लाइन है, और ये किसकी लाइन है? ये फ्रैक्शन की लाइन है। ठीक है जी, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये परसेंटेज की लाइन है, और जो नीचे वाली लाइन है वो फ्रैक्शन की लाइन। अब परसेंटेज का बेस क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ परसेंटेज? अभी बताया है, परसेंटेज का बेस होता है 100, फ्रैक्शन का बेस होता है 1। तो परसेंटेज का 100% है वो फ्रैक्शन के 1 के बराबर है। राइट? पहली बात। अब कोई भी नंबर, एक याद रखिए, कोई भी नंबर अपने आप का हमेशा 100% होता है। इस बात को याद रखिएगा, आके बहुत काम आएगा। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट होता है। कोई भी नंबर अपने आप का 100% है। जैसे मैं बोलता हूं 10, तो 10 का 100% है। कोई भी नंबर है, हम किसी भी नंबर की बात करते हैं, 1, 2, 20, 50, 100, 150, 500, कोई भी नंबर है वो अपने आप में हमेशा क्या होता है? 100% होता है। इस बात को आपने समझना है। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है? हमेशा 100% होता है। इस बात को आपने समझना है, इस बात को आपने याद रखना है। तो अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि जो 5 है वो 5 का कितने परसेंट है, तो कट जाएगा 1 मतलब 100%। यही हुआ। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि कोई सा भी नंबर आप जब लेते हो तो वो अपने आप का 100% होता है। तो परसेंटेज अपने आप में 100% है। अगर मैं यहां पे लिख दूं ये 100% है, और ये कितना है? ये 1 है। इतना तो सबको मालूम है। तो इसका मतलब परसेंटेज में जो 100% है वो फ्रैक्शन के 1 के बराबर है। फ्रैक्शन के क्या है? 1 के बराबर है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ दूं, ये 2 हिस्से बना दिए, तो अगर 100 के 2 हिस्से कर दिए बराबर, तो कितना रह गया? 50% ये रह गया,
और 50% ये रह गया। यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो। यस और नो? हाँ जी। तो अगर मैं 100 के 2 बराबर टुकड़े कर दिए, मैंने बोला कि 100 को 2 हिस्सों में तोड़ दो, 100 के 2 टुकड़े कर दिए, तो मतलब एक हिस्सा 50% हो गया और दूसरा हिस्सा भी 50% हो गया। तो अगर मैंने 100 के 2 टुकड़े किए तो सेम मैंने नीचे के भी 1 के 2 टुकड़े कर दिए। अब 1 को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यस और नो? अब लॉजिक समझ में आया कि 50% को 1/2 क्यों बोला जाता है, या 1/2 को 50% क्यों बोला जाता है। प्रैक्टिकली और टेक्निकली आप देखोगे तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में यूज कर सकते हो, फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में यूज कर सकते हो, कभी इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। कोई सा भी सवाल आए उसमें 50% अगर लिखा हुआ है तो उसको आप 1/2 लिख सकते हो, और अगर 1/2 लिखा हुआ है तो आप उसको 50% मान के सवाल कर सकते हो। हमें अपना क्या करना है? हमें सिर्फ अपने सवाल को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करनी है। राइट? तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई चीज परसेंटेज में दी हुई है तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दी हुई है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आती है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आती। बोलो यस सर, समझ आ गया? हाँ जी सर। चलो अब आता है कि सर अगर सवाल में परसेंटेज दिया हो, फ्रैक्शन बनाना हो, अगर परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन बनाना हो, या अगर सवाल में फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको परसेंटेज बनाना हो, तो कैसे होगा? ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को हर सवाल में कई बार देखने को मिलेगा। कई सवाल होते हैं जिसमें हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं, और कुछ सवाल होते हैं जिसमें हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ आते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बेस हमेशा याद रखना है, इसका बेस 100 होता है और इसका बेस 1 होता है। आपको कोई नंबर परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे मैंने बोल दिया कि 20% दिया हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। एक नंबर है 20%, मैंने क्या बोला? एक नंबर है 20%। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? 100 से भाग करोगे या 100 से गुणा करोगे? बताइए। उस नंबर को 100 से 100 से भाग करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, या फिर 100 से गुणा करोगे? बताइए। उस सवाल को 100 से भाग करोगे या 100 से डिवाइड करोगे? बताइए। गुणा करके आएगा या भाग करके आएगा? बताओ। गुणा करके आएगा या भाग करके आएगा? बोलो सर डिवाइड करके आएगा। बेसिकली इसको मैं यहां पर 20/100 कर दूंगा, और जब इसको कैंसिल करूंगा तो ये 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड 100 करना पड़ेगा। यस और नो? सबको मालूम है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। और दूसरा तरीका और भी है इसको याद रखने का। देखो 100 एक बड़ा नंबर है, 100 एक बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाना है। मैंने क्या बोला? 100 एक बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ अगर जाना है, एक बड़ा नंबर है उसको छोटा बनाना हो तो भाग किया जाता है, छोटे नंबर को बड़ा बनाना हो तो उसको गुणा किया जाता है। अब यही 1/5 है। मैं आपको बोलता हूं कि अब आपको सवाल दिया हुआ है कि आपके पास 1/5 है और आपको बोला है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन समझ आ गया कि फ्रैक्शन छोटा होता है तो 100 से भाग कर देंगे। अब आपको बोल दिया कि 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको दी हुई है, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको दी हुई है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है? उसको परसेंटेज में करना है। अब खुद सोचो, 1 को 100 बनाना है
तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप इसको 100 के साथ गुणा कर दोगे। जैसे ही आप इसको 100 के साथ गुणा कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना है तो मैं 100 के साथ गुणा करूंगा। इस बेसिक रूल को याद रखिएगा, बहुत जरूरी है और बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में। ओके जी। तो अब अगर आपको सवाल में कोई नंबर परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप उसको फ्रैक्शन में भी बना सकते हो, और अगर कोई सवाल फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप उसको परसेंटेज में भी बना सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा सवाल है, बेसिक वैल्यू है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, जो कि अगले 7 दिन के अंदर, अगले 7 दिन के अंदर मतलब 18 जुलाई तक हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए मतलब हो जाना चाहिए। अगले 7 दिन के अंदर एक होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, वो होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उस होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है समझ लो। उस होमवर्क में आप लोगों को 4 चीजें याद रखनी है। पहली, आप लोगों को 20 तक के पहाड़े याद करने हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे होगा, करना तो पड़ेगा। 20 तक के टेबल याद होने चाहिए, ऐसे तोते की तरह रटे होने चाहिए। मैं बोलूं ना 19 5 95 ऐसे निकलना चाहिए मुंह से। 19 ठीक है 114 एकदम से ऐसे जैसे छोटे बच्चे रट लेते हैं ना। 20 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए। अगर टेबल आपको याद रहेंगे तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहली चीज 20 तक के पहाड़े याद करने हैं। दूसरा, 20 तक के स्क्वायर याद करने हैं। स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो एटलीस्ट 20 तक आप लोगों को याद होने चाहिए कि 14 का कितना होता है, 25 15 का कितना होता है, 16 का कितना होता है। तो 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तीसरा, 20 तक ही आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। क्यूब का मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी निकाल के एक अपना चार्ट बना के उसको चिपका लो, क्योंकि ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। अभी बता रहा हूं, ऐसा ना हो कि पूरा सेशन खत्म हो जाए और आपसे ये एक छोटी सी बात याद ना हो। यह आप लोगों को करना पड़ेगा। और चौथा, अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, फ्रैक्शन टेबल, फ्रैक्शन का टेबल। अभी मैं आप लोगों को एक फ्रैक्शन का टेबल पढ़ाऊंगा, उस फ्रैक्शन के टेबल को भी आपको याद करना है। तो ये 4 चीजें हैं, आपको 8 दिन का टाइम दे रहा हूं। इन 4 चीजों को याद करने के लिए आपको 8 दिन का टाइम दे रहा हूं। अगर देखो, मैं आपसे कोई पहाड़े सुनूंगा नहीं। पहली बात, यहां पे मैं जो काम आपको बता रहा हूं ना करने के लिए, वो तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगा, नहीं। तुमने पास होना है अपने लिए, फेल होना अपने लिए। मेरा काम जो है वो मैं करूंगा। अगर यह काम तुम्हें करना है तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब इसको करो ना करो वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो बच्चे करेंगे उनको फायदा होगा और जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। बहुत सिंपल सा रूल है। ठीक है जी। इस वजह से सबसे पहले तो इस चीज को आप लोगों ने समझना है। तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं। देखो, वैसे तो फ्रैक्शन वैल्यूज बहुत हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जो हमें याद कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ याद ही करनी है। किसी सवाल में कोई अलग सी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, अगली स्लाइड पे समझाऊंगा। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद करनी है। जैसे मैं बोलता हूं 1, तो 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब क्या होता है बेटा? 1 का मतलब होता है 100%।
तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही, 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही, 2/3%। पहले इतना लिख लो। ठीक है जी। समझ आया? 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 2 सही, 16 सही, 2/3%। और 1/7, 1/7 किसके बराबर होता है? 14 सही, 2/7%। कितना होता है? 14 सही, 2/7%। 1/8, 1/8 किसके बराबर होता है बताइए? 12.5%, 12 सही, 1/2%। 1/9 किसके बराबर होता है? 11 सही, 1/9%। 1/10 किसके बराबर होता है? 10%। 1/11 किसके बराबर होता है? 9 सही, 1/11%। लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, एग्जाम में ये बहुत हेल्प करेंगे। बहुत सारे नहीं बोल रहा हूं, जितने लिखवा रहा हूं एटलीस्ट इतने आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, जितने मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं ये सारे के सारे आप लोगों को याद होने चाहिए। और 1/12 मतलब 8 से ही 1/3%। 1/12 कितना होता है? 8 सही, 1/3%। पहले इतना लिखो। अच्छा, इसके साथ एक और चीज समझो। अब अगर 1%, एक का मतलब, अगर एक का मतलब 100% है, तो इसका मतलब, रुको, अगर 1 का मतलब 100% है तो 2 का मतलब 200% हुआ है ना, बढ़ेगा भी तो। 3 का मतलब 300% भी हुआ। ठीक है, इस चीज को भी आप लोगों ने याद रखना है। इस चीज को ये कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में कैसे निकलती है। पहले सिर्फ लिख लो, ये तोते की तरह रट जाना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, इसको तोते की तरह रट लेना है। ठीक है जी, इसको तोते की तरह रट लेना है। अच्छा, तो ये हो गया। ओके, तो ये लिख लिया आपने। कुछ और वैल्यूज हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखो यहां पर एक नंबर है 1/5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 1/5 किसके बराबर हुआ? 20% के बराबर हुआ। तो अगर मैं इसको डबल कर दूं, 2/5 कर दूं, तो इधर भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अगर इसको 3 गुना कर दूं, 3/5 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। और अगर मैं 4/5 कर दूं तो ये 80% हो जाएगा। 4/5 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये 80% हो जाएगा। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? सिंपल है ना, क्योंकि देखो मैथ का रूल क्या है? मैथ का सिंपल सा रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को डबल किया है, समझ रहे हो ना, जैसे ये देखो, ये ऐसे किया है, 1/5 था तो ये 20% था, मैंने इसको डबल कर दिया, मैंने इसको 2 के साथ गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2/5। लेकिन इस साइड पे 2 से गुणा किया है तो ये भी अपने आप 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। किसी को इस बात में कोई दिक्कत?
किसी को इस बात में कोई प्रॉब्लम? बोला नहीं सर। तो इसका मतलब आप दोनों साइड पे गुणा करके क्या कर लिया, वैल्यूज को बढ़ा लिया। दोनों साइड पे गुणा करके क्या कर लिया, वैल्यूज को बढ़ा लिया। अच्छा, इसके साथ एक और वैल्यू लिख लो, वैसे एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन लिख लो 1/15 और 1/20। जो 1/15 होता है वो 6 सही 2/3 के बराबर होता है। 6 सही 2/3 % होता है। और जो 1/20 होता है, अब देखो 20 है, 100 को 20 से भाग करोगे तो कितने हिस्से होंगे, 5 हिस्से होंगे, तो ये 5% के बराबर होता है। पहले सिर्फ लिखते जाओ, बाद में समझाता हूं कि आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से इसको याद रखना है, और अगर याद नहीं होता है तो हमें क्या करना है। एक और वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है 3/4, जिसको आप 75% बोलते हो। एक वैल्यू होती है 3/4, जिसको हम 75% भी बोल देते हैं। 3/4 कितनी होती है, 75% होती है। आई होप इतना काफी है, इससे ज्यादा तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई वैल्यू आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालनी है। ठीक है जी। अब आओ कि ये एक्चुअली में वैल्यूज निकलती कैसे हैं, बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगले पेज पे आता हूं, कोई इसमें से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 1/4 है। अब आपको पता है 1/4 है, ये फ्रैक्शन में है। मैंने आपको बोला कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो बड़ा होगा, तो इसको 100 से गुणा कर दिया, ये कैंसिल हो गया 25, क्योंकि परसेंटेज है तो 25% आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर कोई सवाल आपको आ गया और आपको एक परसेंटेज दे दी, और आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन नहीं पता, तो आप कैसे करोगे? जैसे आपको सपोज करो परसेंटेज जैसे 16 से ही 2/3% है, ये पहली एग्जांपल होगी। सवाल में आपको दे दिया 16 से ही 2/3%। बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, अभी समझ लो इसको। 16 से ही 2/3%। वैसे हर किसी को पता है कि ये 1/6 होता है, बट चलो मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि ये 1/6 होता है। अगर ये 16 से ही 2/3% है तो हमें क्या करना है? हमें स्कूल टाइम पे सिखाया जाता था 16 × 48 और 2 कितना होता है, 50। यस और नो? 16 को इससे गुणा किया जाता है, ऊपर वाला ऐड होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। 16 × 48 2 50, 50/3। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैंने सिर्फ इतना, जो इतने नंबर है उसको क्या कर लिया है, सिर्फ इस नंबर को, इतने नंबर को मैंने क्या कर दिया, मैंने खोल लिया, गुणा कर दिया। 16 को 3 से गुणा कर दिया और उसमें 2 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 50/3 आ गया। 50/3 आ गया। लेकिन हमें तो यह देखना है कि ये 1/6 कैसे आएगा। 50/3 तो आ गया, बोलो सर बिल्कुल आ गया, लेकिन उसके साथ एक चीज और भी है जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया। वो क्या है? वो परसेंटेज है। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये गया इससे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये किसके बराबर आ गया, ये 1/6 आ गया या नहीं आ गया? यस और नो? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पर 14 सही 2/7% है। सवाल में आ गया 14 सही 2/7% है। भैया फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, फ्रैक्शन निकालना है। सॉरी ये फ्रैक्शन में है, हाँ ये परसेंटेज में है, और ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको खोल लेना है। देखो 14 सही 14 7 98 और 200, 100 डिवाइडेड बाय 7। यहां तक तो सही था, लेकिन उसके साथ साथ जो परसेंटेज है उसको साथ में गुणा कर देंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा,
1/7 आ जाएगा। न्यूमिनेटर पर, अरे परसेंटेज ऊपर जाता है या नीचे जाता है? डिनोमिनेटर के साथ गुणा होती है परसेंटेज की। जो परसेंटेज की गुणा होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर नीचे गुणा होती है, नीचे ही मतलब नीचे भाग होता है वो, ऐसे तभी तो परसेंटेज ऊपर थोड़ी जाएगा, परसेंटेज हमेशा नीचे आता है, परसेंटेज हमेशा नीचे आता है। अब अगर इसको 1/6 दे दिया, इसको भी इधर भी समझ लेते हैं। अगर सवाल 1/6 दे दिया और फ्रैक्शन निकालने को बोला तो क्या करोगे? 1/6 गुणा 100, देखो ध्यान से समझ लो, ये आ गया 100/6, 100/6। तो स्कूल टाइम पे सिखाते थे ऐसे करके भाग करोगे, देखो 100 को 6 से भाग करो, 100 को 6 से भाग करोगे, क्या करोगे? 100 को 6 से भाग करोगे, चाहे तो इसको कैंसिल कर लो, 50 को 3 से कर दो, कैंसिल कर लो, 50/3 आ गया। अब देखो स्कूल टाइम पे सिखाते थे 50 अंदर जाएगा, 3 यहां पे आएगा, 3 एकम 3, 20, 3 छीके 18, 2, तो मतलब 3 2 16 सही 2/3 आ गया या नहीं आया? 16 जिसके साथ गुणा करेगी, जो बैलेंस बचा ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अब ये स्कूल टाइम पे सिखाते थे, बस मैंने आपको सिर्फ रिकॉल करने के लिए बता दिया कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजों को रट्टा ही मारना है। अगर आप लोगों को सवाल में कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप उसको निकाल भी सकते हो। जैसे सवाल में आपको दे दिया 30%, अब कोई 30% के फ्रैक्शन आपको नहीं पता तो क्या करोगे? सीधा 30/100 करोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा। बस इतना ही तो है। 30% का मतलब 30/100, 1/3। तीन बटे 10 इतना ही तो होता है, और क्या होता है? तो आप लोगों को इतना समझ आ गया कि अभी हमें किसी भी तरीके का कोई सवाल आता है तो आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होती। बताइए, क्लियर है जी? बताइए, इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा चलो, एक और चीज नेक्स्ट कंसेप्ट वाइज समझते चलिएगा, काफी हेल्प हो जाएगी। कई बार क्या होता है, आप लोगों को आ जाता है फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। कंपेयर करना तो वैसे आसान होता है, आप लोगों ने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि दो फ्रैक्शन वैल्यू हैं, 2/5 है और 3/5 है, 2/5 है और 3/5 है। आपसे पूछा हुआ है कि ये बताइए कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? आप लोगों को बताना है कि 2/5 बड़ा है या 3/5 बड़ा है। ठीक है, सिंपल। आप लोगों को क्वेश्चन आता है, इस बार भी यूजीसी नेट में पेपर दिया गया था जिसके अंदर 4 फ्रैक्शन दी हुई थी और आपसे पूछा गया था कि ये बताओ कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। देखो, एक सिंपल सा रूल समझो। अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका डिनोमिनेटर भी 5 है और इसका डिनोमिनेटर भी 5 है। याद रखिए, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, रूल याद रखना, जब डिनोमिनेटर सेम होता है और तब आपसे पूछा जाता है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है? आप लोगों ने डिनोमिनेटर को हटा देना है और फिर जो वैल्यू बड़ी होगी उसका मान बड़ा आएगा, जो वैल्यू छोटी होगी उसका मान छोटा आएगा।
दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला कि दो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई हैं, एक 2/5 दिया हुआ और एक 3/5 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हमने ये देखा कि यार डिनोमिनेटर, अगर दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को डिलीट कर दोगे और जो नंबर बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी आएगी और जो छोटा होगा उसकी छोटी आएगी। अदरवाइज आपको पता है कि ये 40% था, 2/5 40% होता है और ये 60% होता है, तो सीधी सी बात है कि 60% 40% से बड़ा होगा। यस और नो, जो 60% है वो 40% से बड़ा है, ये तो नॉर्मल बात है। यस और नो। अब जो बच्चे बोले कि 2/5 बड़ा है, वो किस तरीके से बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन गलत बोल रहे हैं। आप इसको ऐसा समझो, कोई वैल्यू दी हुई है 20/100 और कोई वैल्यू दी हुई है 40/100। अब जहां पर 100 है तो आप 100 को कैंसिल कर दोगे ना, तो जो नंबर बड़ा है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो नंबर बड़ा है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये पहला रूल है, आप लोगों ने इस तरीके से समझना है। ये होता है एक पहला तरीका। एक और तरीका इसका होता है जिसके अंदर आप नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो, आप नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। कैसे, जैसे ये देखो 2/5 था और ये 3/5 है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 2 को 5 से गुणा किया 10 आया, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 आया, तो यहां पर भी 15 ही बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब 3/5 है वो 2/5 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हो। इस तरीके से आप फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई का फायदा तब है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग हो। जैसे आपको दिया हुआ है 2/3 और 4/5, ठीक है। अगला सवाल देखो, आपको दिया हुआ है 2/3 और 4/5। अब यहां पर डिनोमिनेटर अलग अलग है, यस और नो। यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर 3 है और इसमें डिनोमिनेटर 5 है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस 2 को 5 से गुणा कर दिया 10 आया, इस 4 को 3 से गुणा कर दिया 12 आया। तो इसका मतलब ये जो 4/5 है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है 4/5 किसके बराबर होता है, 80% होता है, और जो 2/3 होता है वो 66 से ही 16% होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो 80% है, 80% है, वो बड़ा होगा। तो इस बेसिक से रूल से आप क्या कर सकते हो, आप चीजों को समझ सकते हो, आप चीजों को याद रख सकते हो कि अगर सवाल में आपको फ्रैक्शन पूछ लिया जाए तो आप इस रूल को भी अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। समझ आया। अब ये वो वाला सीन था अगर डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम टू सेम हुआ। अगर दोनों में डिनोमिनेटर सेम हुआ तो डिनोमिनेटर को डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। लेकिन अब इसके ऑपोजिट चलते हैं। व्हाट इफ न्यूमरेटर इज सेम। अब अगर ऊपर वाला नंबर सेम है और नीचे वाला बदल रहा है, जैसे 1/2 ऊपर वाला सेम होगा, अब ठीक है, 1/2 और 1/3 हो गया, 1/2 और 1/3 हो गया। तीन में भी अप्लाई हो जाएगा, 3 में भी समझाता हूं। पहले जो जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करते चलो। 1/2 और 1/3 है। अब इसका रूल ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट होने का मतलब क्या हुआ, वहां पर रूल क्या था, डिनोमिनेटर को डिलीट कर दिया। जो नंबर बड़ा है उसकी वैल्यू बड़ी होगी, जो नंबर छोटा है उसकी वैल्यू छोटी होगी। लेकिन यहां पर ऑपोजिट हो जाएगा, जिसका नंबर छोटा है वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जिसका नंबर बड़ा है वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो 1/2 किसके बराबर होता है, 50%, ज्यादा है 33 सही 1/3% से।
किससे ज्यादा है? 33 सही 1/3% से। सिंपल। सबसे पहले आप लोगों ने क्या याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, देखो डिनोमिनेटर नीचे होता है तो डिलीट कर दो, सिंगल वैल्यू रह जाएगी, बड़ी को बड़ा छोटी को छोटा मान लो। लेकिन अगर न्यूमिनेटर सेम है तो रूल को ऑपोजिट कर दो। न्यूमिनेटर में जो नंबर नीचे बड़ा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू छोटी आएगी और जो छोटा लिखा हुआ है उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। 1/2 लिखा है तो 50% है, 1/3 है तो 33 सही 1/3% है। रूल याद होगा, समझ आ गया? अच्छा, अब इसको भी आप वैसे ही चेक कर सकते थे कि 1/2 और 1/3 है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3 आएगा और इस साइड क्या करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। इसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। राइट? तो ये हो गया आप लोगों का कि अगर हमें परसेंटेज फ्रैक्शंस को क्या करना हो, कंपेयर करना हो। अब आप बोल रहे हो कि सर अगर परसेंटेज ये जो फ्रैक्शंस है वो एक से ज्यादा हो, जैसे 1/2, 2/3 और 4/5, ठीक है, हमें 3 फ्रैक्शन दी हुई हैं और आपको बोला गया है कि ये बताओ कि इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो पहला तरीका तो बेस्ट है अगर वो अप्लाई हो जाए। आपको पता है 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। 2/3 66 के बराबर होता है और 4/5 किसके बराबर होता है? 80% के बराबर होता है। 1/3 आएगा ना, 66 से 1/3%। ठीक है जी, ये होता है। अब इतना इससे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको, ये हमें नहीं आता, ठीक है, हमें नहीं पता कि फ्रैक्शन कैसे निकलती है, परसेंटेज कैसे निकलती है, तो आप क्या करोगे? देखो 1/2 है, 2/3 है और 4/5 है। इसको गुणा किया 3, इसको गुणा किया 4। पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया तो मतलब जो 2/3 है वो 1/2 से ज्यादा है। यस और नो? फिर इसको गुणा कर दो, 2 पंजे 10 और 4 तिये 12, तो 4/5 2/3 से बड़ी है, बस खत्म। 4/5 2/3 से बड़ी है, बस खत्म। फिर अलग अलग कंपेयर कर लो ना, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लो और उसके हिसाब से देख लो कौन सी वैल्यू है वो ज्यादा है और कौन सी वैल्यू कम है, खत्म। यस और नो? अब इसमें देखा जाए सब कुछ अलग है, ना तो डिनोमिनेटर आपस में मैच हो रहे हैं ना ही न्यूमिनेटर आपस में मैच हो रहे हैं। यहां तो डिनोमिनेटर भी अलग हैं और न्यूमिनेटर भी अलग हैं। तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों अलग अलग होंगे तो वहां पर सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सवाल है 1/5, 2/3 और 3/4। मैंने आपसे बोला है कि ये इसको बढ़ते क्रम में लगाओ कि बढ़ती वैल्यू कौन सी है। तो क्या करोगे? देखो पहले इसको कंपेयर कर लो, इसको इसके साथ गुणा करेंगे 3 और इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो 2/3 है वो बड़ी होगी किससे? 1/5। और फिर इसको कंपेयर करेंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। तो इसका मतलब ये जो 3/4 है वो इससे भी बड़ी है, तो इसका मतलब 3/4 सबसे बड़ा हो गया, 2/3 उससे छोटा और 1/5। 3/4 किसके बराबर होता है? 75%। 2/3 किसके बराबर होता है? 66.13%। और 1/5 किसके बराबर होता है? 20%। देखो कितना आसान है, कितना आसान है अगर आप इस लॉजिक को समझ लेते हो, अगर आप इस लॉजिक को पकड़ लेते हो। किसी को इस बात में कोई दिक्कत?
तो अब अगर सवाल में पूछ लिया जाए बड़ी फ्रैक्शन छोटी फ्रैक्शन है तो उसको बना लोगे ना। अगर सवाल में आ जाए बड़ी फ्रैक्शन छोटी फ्रैक्शन है तो उसको बना लोगे या नहीं, बताइए, यस और नो। क्लियर है जी, बताइए। उम्मीद करता हूं ये सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को समझ में भी आया होगा, आपको पता भी चला होगा कि किस तरीके से सवाल बनता है। अच्छा, अब आते हैं एक और इसके बाद इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था, फिर से समझाना चाहता हूं। देखो, स्टक नहीं है, तुम अपना चेक करो, मेरी तरफ से सब सही चल रहा है। मैंने आपको 1 से लेके 12 तक 1/12, 2/12, 3/12, सॉरी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये सब सिखा दिया। अब ये क्यों सिखाया है उसका रीजन समझो। देखो, सवाल में कई बार ना अलग अलग तरीके से फ्रैक्शन दी हुई होती है। जैसे आपको पता है कि 1/2 का मतलब 50% होता है। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अब बोलो सर 1/2 का मतलब 50% होता है। मैंने कहा बिल्कुल सर, हमें मालूम है। लेकिन अगर सवाल में आ जाए, 1/2 को रहने दो, कोई और नंबर लेते, 1/4 ले लेते हैं। 1/4 है वो 25% है। सर 1/4 25% है, हर किसी को पता है। अगर 1/4 25% के बराबर है और सवाल आपको आ जाए कि 2/4 की वैल्यू निकालो, ध्यान से समझना, आपने ध्यान किस चीज पे देना है? नीचे ध्यान देना है 4 पे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप या फिर एक्सेसिव में जो क्वेश्चन आते हैं उस पे फोकस करते हैं। अब आपको पता है कि 1/4 का मतलब 25% है। अब ये असल में 2/4 है क्या? ये 1/4 का ही तो डबल है। मतलब मैं 1/4 को अगर 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 2/4 आएगा। यस और नो? तो सवाल में उसने बोल दिया कि 2/4 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। वैसे तो आप इसको कैंसिल करोगे तो 1/50 आ जाएगा, लेकिन स्टिल आप इसको समझो इस तरीके से कि यह 2/4 असल में क्या है? ये 1/4 का दुगुना है। ये 1/4 का दुगुना है। तो अगर ये 1/4 का दुगुना है तो ये 25 का भी दुगुना होगा, क्योंकि अगर इस साइड पे 2 से गुणा हुई है तो इस साइड पे भी 2 से गुणा होगी। तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? ये 50% हो जाएगा। अपने आप कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सवाल है 3/4, वैसे पता है 75% होता है, लेकिन हमें क्या इसको देखना है? हमें 3/4 को 3/4 नहीं देखना, हमें 3/4 को 1/4 गुणा 3 देखना है। तो 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये अपने आप कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। खत्म। कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। कितना आसान है? यस और नो? अब इवन के अगर इससे बड़ी वैल्यू भी आ जाती है, अगर इससे बड़ी वैल्यू भी आ जाती है, सवाल में आपको दे दिया 5/4। अब इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आप पहले इसी तरीके को समझो। ये असल में 5/4 नहीं है, ये 1/4 गुणा 5 है। 1/4 की वैल्यू कितनी थी? 25%। उसको 5 से गुणा कर दिया, 25 पंजे 125%। कितना हो गया? ये 125% हो जाएगा। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? तो आपको जो फ्रैक्शन याद करने को मैं बोल रहा हूं उसका फायदा यही है, उसका फायदा यही है कि आप लोगों को ना काफी सारे सवाल दूसरों से बेहतर बनाने को मिल जाते हैं। जो आपको सवाल है वो दूसरों से ज्यादा बेहतर तरीके से बनाने का मौका मिलता है। लॉजिक समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं होगी? हां, लेकिन अब यहां पर एक चीज है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। चलो ये तो हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया।
अब एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन की वजह से दिक्कत आती है। अच्छा चलो ऐसे करो, 1/7 14 सही 2/7% के बराबर था। यह हर किसी को याद है, 14 सही 2/7% के बराबर था। यस और नो? यस और नो? आपको याद है कि 1/7 14 सही 2/7 के बराबर था। अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है समझना। ये 14 जब भी कोई नंबर इस शेप में आता है तो असल में ये होता क्या है, इसके बीच में प्लस का साइन होता है, ऐसे होता है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो ये दोनों बराबर हैं। इसको लिखा हुआ है आपने 14 सही 2/7%। क्या लिखा हुआ है? 14 सही 2/7% लिखा हुआ है। तो आप इसको 14 प्लस 2/7 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यह सब 5वीं 6वीं में समझाया जाता है। मैं आपको जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं, मैं आप लोगों को दोबारा वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस टाइम पे आपने नहीं समझा था तो अब समझ लीजिए, ठीक है? अगर उस टाइम पे आपने इस चीज को नहीं समझा था तो आप इसको अब समझ सकते हो, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं वो इस लॉजिक से बनेंगे। अब देखो 14 सही 2/7 को मैं 14 प्लस 2/7 लिख सकता हूं। बोले यस सर लिख सकता हूं। अब सवाल में आपको फ्रैक्शन वैल्यू पूछ ली उसने, किसकी? वो बोलता है कि 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। किसकी? 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। अब ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने लगोगे तो एक तो तरीका ये है, देखो ये 2/7 होता है ना, ये असल में 28 के बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 14 सही 2/7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 14.28%। 2/7 किसके बराबर होता है? देखो 1/7 14 के बराबर होता है, तो 2/7 28 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सिंपल। बोले यस सर, समझ आया ना? ये 2/7 है तो 1/7 किसके बराबर था? 14 के। ये 2/7 है तो किसके बराबर हो जाएगा? 28 के बराबर हो जाएगा। तो ये 14/28 है। देखो पहला तरीका तो क्या है? पहला तरीका है कि आप 1/7 की वैल्यू को ऐसे लिखो 14.28%, और फिर ये 4/7 हो रहा है तो इसको 4 से गुणा किया है तो इसको भी 4 से गुणा कर दो। पहला तरीका तो ये है कि इसको 4 से गुणा करोगे, फिर इसको 4 से गुणा करोगे और दोनों को ऐड कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। पहला तरीका तो ये है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर ये मैं 28 भूल जाऊंगा, कोई दूसरा तरीका है? बिल्कुल दूसरा तरीका है, जो अभी मैं आप लोगों को समझाने लगा हूं। दूसरा तरीका क्या है? 1/7 14 सही 2/7 के बराबर था, मतलब ये किसके बराबर है? ये 14 प्लस 2/7 के बराबर है। यस है ना? सही बोला? बोला सर बिल्कुल सही बोला। अब हमें क्या करना है? हमें इसको 4 से गुणा कर देना है, क्योंकि हमें 4/7 की वैल्यू पूछी हुई है। तो इसको भी सबको 4 के साथ गुणा कर दिया जाएगा। स्कूल में सिखाई होगी गुणा करनी। क्या करेंगे? 4 को पहले 14 से गुणा किया जाता है। 4 को 14 से गुणा करना, 14 एकम 14 दूना 28 तिया 42 चौका 56। तो मतलब ये कितना आ गया? ये 56 आ गया। यस और नो? ये कितना आ गया? ये 56 आ गया। प्लस फिर इस 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8/7। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया, मैंने 1/7 को 4 से गुणा किया, 1/7 को 4 से गुणा किया, और दूसरी साइड 14 प्लस 2/7 को भी 4 से गुणा कर दिया। लेकिन यहां पर एक दिक्कत आ गई। फ्रैक्शन का रूल क्या है? फ्रैक्शन का रूल है कि जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो इस 8/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 8/7 को मैं क्या लिखूंगा? 1 सही 1/7 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? मतलब क्योंकि ऊपर डिनोमिनेटर बड़ा है तो भाग करनी पड़ेगी। देखो 8 को 7 से भाग किया तो 7 एकम 7, हसल बचा 1। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो ऐसे निकल के आएगी, 1 सही 1/7। यस और नो?
तो इस 8/7 को मैं 8/7 नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमिनेटर है, वो बड़ा है और न्यूमिनेटर बड़ा नहीं हो सकता, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल दिया जाता है। तो आप क्या करोगे, आप इसको 1 सही 1/7 लिखोगे। कितना लिखोगे, 1 सही 1/7 लिखोगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 57 सही 1/7%। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये लेंदी है। पहले लेंदी लगेगा, बाद में तो ऐसे पलक झपकते ही बन जाएगा, बाद में तो कुछ भी नहीं करना। देखो एक तरीका तो फिर वही है, 4/7 की वैल्यू नहीं आती है तो गुणा 100 कर दो, 400 को 7 से भाग कर दो। अगर यह आसान लगता है तो ये कर लो। देखो जरूरी नहीं है कि आपको मेरे सारे तरीके सीखने ही हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से बनाना है तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से बनाना है तो बनाते रहिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को बना सकते हो तो फिर उसमें दिक्कत क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों लिया, क्योंकि गुणा करके मिक्स्ड फ्रैक्शन आया ना, 4 दूनी 8/7। अब 8/7 को मैं 8/7 नहीं लिख सकता, मुझे उसको 1 सही 1/7 लिखना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, ये ऐसा हो गया 56 प्लस ये 1 सही 1/7 का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है। बस 56 को 1 से ऐड किया 57 और 57 सही 1/7, 57 सही 1/7%। बस एक और एग्जांपल लेते हैं और बेहतर तरीके से समझ आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और बेहतर तरीके से समझ आएगा। जैसे 1/6 की एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है कि ये 16 सही 2/3% होता है, हर किसी को पता है 1/6 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 16 सही 2/3 के बराबर होती है। अब सवाल में उसने आपको बोल दिया कि भाई 5/6 की वैल्यू निकालो। सवाल में आ गया 5/6। आपको 5/6 नहीं मालूम कैसे आएगा, लेकिन आपको इतना पता है कि ये जो 5/6 है ये यहां पे डिनोमिनेटर 6 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपने 1/6 देखना है इसको, और ये 5 से गुणा हो रहा है। सवाल ये बन गया। वो आपसे 5/6 पूछ रहा है, लेकिन आपको क्या नजर आना चाहिए, आपको यह नजर आना चाहिए कि ये 1/6 है, उसको 5 से गुणा करनी है, बस खत्म। 5/6 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5/6 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पर 1/6 है, उसको मैंने 5 से गुणा किया, तो ये जो 16 सही 2/3 है, मैं इसको लिख सकता हूं 16 प्लस 2/3। अब इसको भी आगे 5 से गुणा कर दो, इसको भी क्या कर दो, 5 से गुणा कर दीजिए। क्या करोगे गुणा करने में, पहले 5 को 16 से गुणा करोगे, 16 पंजे 80 प्लस फिर 5 को 2, कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। 10/3 को कैसे चेंज करोगे, अगर पहले नहीं आता तो सिंपल भाग कर लो। 10 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 और भाग हो गया 1। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 3 सही 1/3, यही हुआ 1/3। या आप ऐसे लिख सकते हो 80 प्लस 3 प्लस 1/3, तो ये 83 सही 1/3% वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये तो है इसका आसान तरीका, ये तो है इसका आसान तरीका। अगर आपको ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर कुछ नहीं करना, 5/6 को 100 से गुणा कर लो, 500 को 6 से भाग कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं, तुम्हें जो तरीका अच्छा लगता है तुम वो यूज कर लो, समझ रहे हो ना। कोई बंदिश नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। वीडियो सही चल रहा है, अपने एंड से एक बार रिफ्रेश कर लो, मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, अपने एंड से रिफ्रेश कर लो। तो अगर आपको इस तरीके से फ्रैक्शन पूछी जाती है, 3/4 पूछ लिया, तो आपने नीचे ध्यान देना है कि नीचे कितना है। 4 है तो 25 से गुणा होगी, 5 है तो 20 से गुणा होगी, 6 है तो 16 से गुणा होगी। बस वो 1 से लेके 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12,
एटलीस्ट 1/12 तक की फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो आप इससे रिलेटेड हर सवाल को बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। समझ आया? तो अब देखो तरीका सिंपल है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इस बात को आप लोगों ने थोड़ा सा समझ लेना है। धीरे धीरे ही मैथ है वो उस पर कमांड होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में कोई बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे सवाल बनाते जाओगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे धीरे धीरे चीजें अपने आप इजी लगेंगी, वैसे वैसे चीजें एकदम से दिमाग में बैठेंगी और वैसे वैसे आपकी मैथ पे कमांड होती जाएगी। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि जितना आज पढ़ाया गया है उसको आज के आज रिवाइज करो, उसको आज से आज रिकॉल करो। जितना बैकलॉग होता जाएगा उतने सवाल आगे चल के बनने मुश्किल होंगे, उतने सवाल बनने आपसे एक दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको बैकलॉग में मत छोड़ना, इसको बैकलॉग में मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप बैकलॉग में छोड़ोगे तो फिर भाई आगे चल के तो आपको दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी आएगी, और वो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी आए। ठीक है जी, चलो अब आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं। ज्यादातर बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं। बाकी कॉन्सेप्ट तो सारे बच्चे बना लेते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है। देखो आज के है, आज ही इस क्लास को दोबारा देख लेना, जब रिकॉर्डिंग आ जाएगी दोबारा इसको देख लेना, क्योंकि एक बार में चीजें समझ नहीं आती, कभी कभी चीजें एक बार में समझ नहीं आती। ठीक है जी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो समझना। देखो कोई भी, देखो मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। यह बात आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी। कोई भी नंबर है वो अपने आप का 100% होता है। कोई भी नंबर है वो अपने आप का 100% होता है। एक ये बात याद रखनी है। दूसरा आपने एक और बात याद रखनी है कि जो भी डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर, उसको भी हम हमेशा 100% मानते हैं। लिख लो अपनी कॉपी पे ये बात, क्योंकि ये भी मैं आपको समझाने लगा हूं। कोई भी नंबर है वो अपने आप का 100% है, और दूसरा कोई भी डिनोमिनेटर है उसको हम 100% मान लेते हैं। यस, चलो अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। जैसे सवाल में आपको दिया हुआ है 25%। 25% किसके बराबर होता है सर? 1/4 के बराबर होता है। फोकस के साथ सुनिएगा, कमेंट में बकवास बंद करके इस कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज के 50% सवाल इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आते हैं। मैंने लिखा 25% का मतलब हुआ 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो 25% की वैल्यू है वो 1/4 की वैल्यू है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 1 है वो इसका, नीचे वाले नंबर का 25% है। इसका मतलब ये होता है। समझ आया? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि मैंने एक नंबर लिया 25%, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखी 1/4। अब इस 1/4 से आप क्या समझोगे कि जो 1 है वो 4 का 25% है। तो इसका मतलब ये जो 4 हुआ वो 100% हुआ। अरे बोलो, अगर ये जो 4 है वो 100% है, तभी तो 1 उसका 25% हुआ ना। 1/4 25, 25/100 25%। तो जब भी मैं कोई परसेंटेज लिखूंगा और उसकी कोई फ्रैक्शन होगी, तो इसका मतलब जो नीचे वाला नंबर है
वो अपने आप का 100% होगा, और जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है उसकी वैल्यू उसकी परसेंटेज वैल्यू के बराबर होगी। उसकी जो वैल्यू है वो उसकी परसेंटेज वैल्यू के बराबर होगी। इस बात को लॉजिकली समझ लो, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, कल जो हम सवाल शुरू करेंगे तो वो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू निकल के आएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे बोलो, देखो अगर मैंने बोल दिया 20%, अब 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। सबको मालूम है कि सर 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। अब इसका मतलब ये जो 1 है वो 5 का 20% है, इसका मतलब जो 5 होगा वो 100% होगा। अरे बोलो ना, समझ आ रहा है? इस बात को आप लोगों ने समझना है कि जो 20% है इसको 1/5 बोला गया है, ये जो 5 है इसको 100% मानेंगे, और उसके ऊपर की जो वैल्यू है न्यूमरेटर है वही उसकी परसेंटेज वैल्यू के बराबर होगी। एक और सवाल देखो, जैसे अगर लिख दिया 3/4, या ऐसा करो 75 लिखो, 75% है। अगर 75% है तो ये 3/4 है। इसका मतलब ये जो 3 है वो 4 का 75% है, और जो 4 है वो अपने आप का 100% है। लॉजिक समझ में आया? परसेंटेज का बेसिक रूल है कि जो डिनोमिनेटर है वो 100% है, और जो न्यूमरेटर होगा वो परसेंटेज के बराबर होगा। डिनोमिनेटर विल बी 100% एंड न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू द परसेंटेज वैल्यू। 3 किसके बराबर है? 75% के बराबर है। 3 है वो किसके बराबर है? 75% के बराबर है। 75% की वैल्यू 3/4 है, उसमें से जो 4 है उसको आप 100% मान लोगे, और जो ऊपर की वैल्यू है उसको अपनी परसेंटेज वैल्यू के बराबर मान लोगे। समझ आया? लॉजिक समझ में आया? सर एक तो अपने आप में 100 है, एक 100 कहां से हुआ? आप समझ नहीं रहे। जब मैं इस नंबर की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर डिनोमिनेटर की बात हो रही है। एक थोड़ी 100% है, अरे एक अकेला 100% होता है। अब अगर मैं 1/2 लिख दूंगा तो यहां पर एक की वैल्यू 50% रह गई है, ये समझ लो। एक का मतलब 100% तब है जब वो अकेला है, लेकिन अगर वो किसी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, जैसे 1/2 क्या 100% है? नहीं, ये 50% है। 1/4 क्या 100% है? नहीं, 25% है। हां, अगर अकेला एक है तो वो 100% है। अगर अकेला एक है तो वो 100% है, लेकिन अगर उसको किसी के रिस्पेक्ट में दिखाया जा रहा है, उसको किसी के कंपैरिजन में दिखाया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगी, ना कि इंडिविजुअली उसकी वैल्यू रहेगी, ना कि इंडिविजुअली उसकी वैल्यू रहेगी। इस बात को आपने अच्छे से समझना है, इस बात को आपने अच्छे से अपने माइंड में बिठाना है। तो इस तरीके के सवाल मैं भी आज कोई सवाल नहीं करवाऊंगा, आज मैं जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा, ताकि आगे चल के आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, आगे चल के आपको कोई परेशानी ना आए। ठीक है, जब सवाल करेंगे तो सिर्फ सवाल करेंगे, और जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। राइट? चलो, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी मैं किसी परसेंटेज की फ्रैक्शन लिखता हूं तो उसके डिनोमिनेटर को 100% मान लेना है, और उसका जो न्यूमरेटर है वो किसके बराबर होगा? वो उसकी परसेंटेज वैल्यू के बराबर होगा, वो उसकी परसेंटेज वैल्यू के बराबर होगा। बोले यस सर, बहुत अच्छे, समझ आ गया? यस सर। चलो आगे देखते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट रह गया है। अच्छा, आगे देखो, इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट। इस कॉन्सेप्ट को हर बच्चे ने बहुत ध्यान से समझा, मतलब आज की क्लास जो बच्चा मिस करेगा ना
उसको परसेंटेज बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और अगर आपको परसेंटेज पे बहुत अच्छे से कमांड हासिल करनी है तो आज की क्लास को अभी एक बार आपने देख लिया, नोट्स बना लिए, शाम को 2x पे दोबारा देख लेना ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। देखो जो यूनिट्स पे आपको लगता है ना कि मेरी वीक है, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम अभी से देना शुरू कर दीजिए ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, मैथ है वो धीरे धीरे समझ आएगा, एक साथ समझ नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बताता है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ये बताता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखो तो आप जैसे मर्जी नंबर्स के साथ खेल सकते हो, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। मुझे पता है किसी को समझ नहीं आया, यहां पे देखो, आपने मुझे यह बताना है कि x परसेंटेज ऑफ y एंड y परसेंटेज ऑफ x, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये बराबर है, x y का बड़ा है या y x का बड़ा है। आपने मुझे ये रिलेशन बताना है। मैंने लिखा i x परसेंटेज ऑफ y एंड y परसेंटेज ऑफ x, उन दोनों में क्या संबंध है? क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? क्या एक नंबर बड़ा होगा या दूसरा नंबर छोटा होगा? ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर मैं लिखता हूं x परसेंटेज ऑफ y और y परसेंटेज ऑफ x और उन दोनों के बीच का एक रिलेशन आपसे पूछता हूं, तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इक्वल होगा। यस, इस रूल को आप लोगों ने याद रखना है कि x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो, x परसेंटेज ऑफ y का मतलब क्या हुआ? x बटे y इंटू x बटे 100 इंटू y, और y परसेंटेज का मतलब y बटे 100 इंटू x। अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि x और y का आपस में गुणा हो रहा है, x और y का आपस में गुणा हो रहा है, और डिनोमिनेटर जब नीचे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको x के नीचे लिखते हो या आप उसको y के नीचे लिखते हो। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो x और y ही गुणा हो रहे हैं, ऊपर तो x और y ही गुणा हो रहे हैं। तो आप 100 को x के नीचे लिख दो तो भी डिनोमिनेटर है, 100 को y के नीचे लिख दो तो भी डिनोमिनेटर है। तो आपको डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऊपर की दोनों वैल्यूज को हम आपस में क्या कर रहे हैं बेटा? गुणा कर रहे हैं। ऊपर की दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इस वजह से जहां पर जो रिलेशन है वो x परसेंटेज ऑफ y इज ऑलवेज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x होगा। जैसे अगर मैं लिख दूं कि 25% ऑफ 200 इज इक्वल टू 200 ऑफ 200% ऑफ 25। अगर आप यहां पर देखते हो तो ये ऐसा आएगा, 25 गुणा 200, यहां पर 100 25 के नीचे आएगा और यहां पर 200 के नीचे आ जाएगा 100 और यहां पर 25 आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैग्नीट्यूड सेम है, यहां भी 25 को 200 से गुणा करना है और यहां भी 25 को 200 से गुणा करना है। दोनों जगह पर 25 को 200 से गुणा करना है 25 को, क्योंकि यहां पर 100 चाहे 25 के नीचे आ जाए या 200 के नीचे आ जाए, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है? इसका मतलब अगर परसेंटेज को आप आगे पीछे भी कर दोगे तो भी सवाल का आंसर आपका सेम आएगा, सवाल का आंसर आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। मे भी बहुत सारे बच्चों ने यह चीज आज पहली बार समझी होगी, पहली बार सीखी होगी, लेकिन इस चीज को समझ लें, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यहां से आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा।
अब ये तो डायरेक्ट आ गया, ये तो डायरेक्ट आ गया कि आप परसेंटेज को चाहे पहले नंबर के साथ लगा दो चाहे दूसरे नंबर के साथ लगा दो, लेकिन मैंने आपको यहां पर समझाया है कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। कैसे? देखो, सुनो, ध्यान से सुनो। अभी तक आपने सिर्फ ये देखा कि परसेंटेज को पहले नंबर के साथ लगा दो या दूसरे नंबर के साथ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज को पहले नंबर के साथ लगा दो, दूसरे नंबर के साथ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क कहां पर पड़ेगा और कब नहीं पड़ेगा वो समझना। देखो, सवाल है, सपोज करो, ऐसे करो, 120% ऑफ 240। ध्यान से समझना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा आपको सवालों में। सवाल था 120% ऑफ 240, 120% ऑफ 240। यस सर। तो अभी हमने यह सीखा कि 120% ऑफ 240 को मैं 240% ऑफ 120 भी लिख सकता हूं। यह तो अभी हम सीख के आए हैं, ये तो अभी हम सीख के आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। अरे यस सर, 120% ऑफ 240 और 240% ऑफ 120। अब यहां तक तो समझ आ गया। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखूं तो मेरी इच्छा है, मैं जैसे चाहूं मैं परसेंटेज के साथ खेल सकता हूं। बोला सर कैसे? दोबारा सुनो। मैंने बोला कि 120% ऑफ 240 और 240% ऑफ 120 है। अगर मैं चाहूं तो मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना वैल्यूज को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं। कैसे? सुनो, अगर मैं इसको आधा कर दूं, 120 को कर दूं 60, ध्यान से समझना, मतलब मैंने इसको ऐसे ले लिया, 60 गुना 2 कर दिया, ठीक है, समझना। और फिर इस 60 को अलग करके 2 को 240 से गुणा कर दूं, 240 को 2 से गुणा किया 480। तो आपको लगता है कि आंसर सेम आएगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको 120 को 2 से भाग कर दिया और इस 240 को 2 से गुणा कर दिया। यहां आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने 120 के फैक्टर बना दिए 60 गुणा 2 गुणा 240 और फिर इस 240 को 20 से 2 से गुणा कर दिया। तो आपको लगता है कि यहां पर मेरा आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? क्या यहां पर मेरा आंसर सेम आएगा या मेरा आंसर डिफरेंट आएगा? बताइए, क्या इस तरीके से मेरा आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बोलो सर सेम आंसर आएगा। बिल्कुल। चलो और देखते हैं। अब अगर इस 60 को मैं फिर से आधा कर दूं, इस 60 को मैं 30% कर दूं और इस 480 को डबल कर दूं, 960 कर दूं, तो क्या मेरा आंसर सेम आएगा या मेरा आंसर डबल चेंज हो जाएगा? बोलो सर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर इस टोटल की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको चेंज नहीं कर रहा। अगर इन दोनों नंबर्स को गुणा करेंगे ना, इन दोनों नंबर्स को गुणा करेंगे ना, तो आंसर इसके बराबर ही आएगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हिसाब से वैल्यूज को चेंज करना शुरू कर दिया। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं और इसको नीचे ले जाऊं, इसको 15% कर दूं और इसको 2 से गुणा कर दूं, 0, 6 दूनी 12, असल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 1920।
क्या अभी भी आंसर मेरा सेम आएगा? क्या मेरा आंसर अभी भी सेम आएगा? मेरे पास सवाल था 120% ऑफ 240, लेकिन मैंने उसको अपने हिसाब से चेंज किया, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया। सिर्फ मेरे को जब सब देखो, ये जगह हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होगा, ये वहां पर इस्तेमाल होगा डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन आपको रूल मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर रूल पता है तभी अप्लाई कर पाओगे ना। अगर रूल ही नहीं पता तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये समझ लो। अगर आपको रूल मालूम है तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर रूल मालूम नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो तो ये डिवाइडेड 2 हो रहा है, ये डिवाइडेड 2 हो रहा है, और ये गुणा 2 हो रहा है, और ये गुणा 2 हो रहा है। तो आंसर मेरा सेम होगा, क्योंकि एक साइड टोटल है वो बराबर रह रहा है, बराबर रह रहा है, टोटल में कोई फर्क नहीं आ रहा, आंसर सेम रहेगा। चलो अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं। अब हमने पहले इसको बढ़ाया था, 120 को बढ़ाया था, अब इसको चेंज करके देखते हैं। 240 को मैं 480% लिख सकता हूं, यस, ऑफ। तो इस 120 को क्या कर दूंगा मैं, 60 लिख दूंगा। देख रहे हो, यहां पर 60% 480 था, यहां पर 480% 60 हो गया। उसी तरीके से अगर इसको भी डबल कर दूं तो ये 960% हो जाएगा ऑफ। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और फिर ये अगर इसको भी डबल कर दूंगा 1920% ऑफ 15 आ जाएगा। तो आप जैसे चाहो वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आंसर आप लोगों का सेम आएगा। अब ये पता कैसी जगह पर काम आता है, अब ये बताता हूं ये तरीका कहां पर काम आएगा। अभी पहले इसमें लिख लो, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमें इसको कहां पर इस्तेमाल करना है, इस सवाल को हमें कहां पर इस्तेमाल करना है, इस सवाल को हमें कहां पर इस्तेमाल करना है। ये हम वहां पर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं जहां पर यूनिट प्लेस पे 5 आ जाता है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। जैसे सवाल है 18% ऑफ 35। अब अगर आप इसको वैसे सॉल्व करने जाओगे तो ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, यार मैं 35 का 18% कैसे निकालूं। क्या करोगे, इस 35 को डबल कर दोगे, 70, 9, 9 7 63, तो 6.3 आंसर आ जाएगा। देख रहे हो कितना आसान हो गया। अगर मैं 35 का 18% निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा, 6/3 आएगा। क्यों, मैंने क्या किया, मैंने इस 18 में से 2 का मल्टीपल ले लिया, इसको ऐसे कर दिया, और इस 2 को 35 से गुणा कर दिया, तो 70 को 70, 9 का 70% या 9% 70 का, 9 7 63, 6.3 आ गया। आप किसी को भी बढ़ा सकते हो, किसी को भी घटा सकते हो, वो नहीं है पॉइंट। ये है कि हमें इस रूल को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है, हमें अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। जैसे ऐसे ही है, अब 16 अगर सपोज करो 26% निकालना था, 26% निकालना था किसका, सपोज करो 45 का। अब आपको नहीं पता 26% 45 का कैसे निकलेगा, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या करो, इस 26 में से 2 लेके इसको दे दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये कितना रह जाएगा, 13 रह जाएगा। 13 नया कितना हो जाएगा, 13 का पहाड़ा आता है, बताइए 13 का पहाड़ा पढ़ो 9 तक, कितना हो जाएगा, 117, मतलब 11.7। ऐसे चुटकियों में आंसर आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में आंसर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके को यूज करते हो, लेकिन उसके लिए कोशिश करो कि मल्टीपल देखो। अगर 5 आ रहा है, देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा। जहां पर 0 आती है ना, वहां पर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो कोशिश करो ऐसे नंबर से गुणा करो जहां पर मल्टीपल 5 हो। अगर 5 का मल्टीपल है तो वहां पर आंसर निकालना आसान होता है, वहां पर जो कैलकुलेशन करनी होती है वो आसान हो जाती है।
इस तरीके को यूज करके, इस मेथड को यूज करके आप कैलकुलेशन परसेंटेज के साथ जैसे चाहो वैसे खेल सकते हो। आप जैसे चाहो परसेंटेज के साथ वैसे खेल सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज के रूल क्या हैं। ए परसेंटेज ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए। A परसेंटेज ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू B परसेंटेज ऑफ A। इस रूल को याद रखिए। बस ओवरऑल जो टोटल है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। जो ओवरऑल टोटल है उसमें कभी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर ओवरऑल टोटल में चेंज हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर ओवरऑल में चेंज हो गया, जैसे ये इसको गुणा करने पे जितना आ रहा है, अगर इसको गुणा करने पे उतना नहीं आया तो इसका मतलब आपने कोई गलती की है, आपने कोई मिस्टेक है वो कर दी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ आए होंगे। समझ आया? बताइए। परसेंटेज पढ़ के मजा आया? लग रहा है कि हां परसेंटेज को सीखा जा सकता है, फ्रैक्शन को सीखा जा सकता है। और अब ये जो आप सीख रहे हो ना, जब आप इसको डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज करोगे, जब आप इसको परसेंटेज के सवालों में यूज करोगे, वहां पे आपको ज्यादा मजा आएगा। आप इसको तो आप यहां पर तो ठीक है, अभी देखने में आपको लगेगा कि सर अभी तो हम सिर्फ रूल सीख रहे हैं, लेकिन रूल के साथ साथ जब आप इन क्वेश्चंस को अप्लाई करोगे, ठीक है। ये देखो आज हमने कितनी सारी चीजें कवर की हैं। पहले हमने देखा कि परसेंटेज क्या होती है ना, परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। उसके बाद हमने फिर फ्रैक्शन वैल्यूज भी समझी और फिर मैंने आपको होमवर्क भी दिया कि वैल्यूज को याद करके आना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। उसके बाद ये समझा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, इवन के फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने के बारे में भी समझा कि अगर दो फ्रैक्शन आपको दी हूं और उन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करना हो तो उसके लिए हम कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं, क्या किया जाएगा अगर डिनोमिनेटर सेम होगा, क्या तरीका होगा जहां पर न्यूमरेटर सेम होगा, वो चीज भी समझी। उसके साथ साथ हमने फिर यह भी समझा कि किस तरीके से जो डिनोमिनेटर होता है वो अपने आप का 100% होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। वो क्या होती है? वो उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। और उसके बाद हमने ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को निकालना भी सीखा कि अगर वैल्यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको कैसे निकाला जाता है। उसके बाद लास्ट में हमने एक और कंसेप्ट सीखा जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x, कि x परसेंटेज ऑफ y है वो किसके बराबर होगा? y परसेंटेज ऑफ x के बराबर होता है। और उसकी कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये हमने पहली क्लास थी, आई होप कि आपको मजा आया होगा। 3 क्लासेस होंगी परसेंटेज की, कल और परसों। इस बार आपका सैटरडे वर्किंग होगा क्योंकि कल मैंने आपको छुट्टी कर दी थी। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब कल की क्लास में